हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। আজি আমি बहुत दिनों पासत আমি আজি आपको यह कम लाइव। सो आज का जो सेशन होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ऑफिस जो है ऑफिस का शिफ्टिंग हो रहा था। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है, टाइम ऐसे भी 10 मिनट लेट हो चुका है, सेटअप नया है तो थोड़ा सा वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा टेंस पे। ठीक है, अब टेंस क्यों, अब यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करें जो भी हमारे मेजर टॉपिक्स थे जिसमें हमने कहा था, पहला थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, बहुत दिन हो गए। पहला था हमने कहा था सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा था प्रोनाउन। ठीक, तीसरा जो हमने कहा था एडजेक्टिव। ऑलराइट, और जो चौथा टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है, ये हमारे मेजर टॉपिक्स में आते हैं। अगर आप कभी भी कोई भी इंग्लिश ग्रामर को लेकर बात करते हैं तो ये 4 टॉपिक्स है जिस पे हम लोग पहले कंसर्न्ड होते हैं, इनके टॉपिक्स को समझते हैं, इनके रूल्स को समझते हैं। अगर आपको ये चारों टॉपिक क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको इंग्लिश में थोड़ी सी समझ आ जाती है, फिर आप ग्रामर के पर्सपेक्टिव में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और कुछ माइनर टॉपिक जो हमने कहा था, जैसे कि हमारे कंजंक्शन था, ठीक है, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, ये टॉपिक्स आते थे। ठीक है, तो अभी आज का जो सेशन है वो हम लोग लेंगे किस पे, टेंस के ऊपर। ठीक, अब पहला सवाल जो दिमाग में आएगा कि टेंस का इंग्लिश में काम क्या है, इंग्लिश में हम टेंस क्यों चाहिए, टेंस का काम ही क्या करेंगे, यूज कहां करेंगे। तो सबसे पहला चीज, टेंस अगर आप देखें, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो टेंस में आप क्या बोलते हो कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये क्या है, ये टाइम। तो बेसिकली टेंस हमको किस चीज में हेल्प करेगा, टाइम बताने में, समय बताने में। ठीक है, अब ये जो समय बताएगा, ये समय किस चीज का बताएगा, जैसे हमने कहा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये क्या बताएगा, ये बताएगा उस काम का समय। तो बेसिकली टेंस क्या काम के लिए यूज करते हैं, टाइम एंड वर्क। तो कोई काम किस समय हो रहा है, कोई काम किस समय हो रहा है, वो बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेंस। तो ओवरऑल यूज इसका ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस को क्या यूज करें, कैसे पढ़े, टेंस में क्या चीजें समझनी है। तो यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करें, जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पे टेंस का हमें आइडिया तो लग गया कि टेंस क्यों यूज करते हैं, तो टाइम और वर्क। ठीक है, कोई काम किस समय हो रहा है वो बताने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो ये काम तो हमने डेफिनेशन सीख लिया, नेक्स्ट चीज हमें ये बताना है कि हमको, पहले तो हम डिस्कस कर लेते जो चीजें हमको पता है, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि कोई एक काम का किस समय पे हो रहा है वो हमको टेंस बताता है। तो इसी बेस पे अगर आपको पता है और सबको पता है कि हमारे टेंस 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पास्ट टेंस, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट टेंस। तो ये चीज है, कुछ नया नहीं है, ये आपको पहले से ही पता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। तो हमारे टेंस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन अब यहां पे भी ये सवाल है कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब किसी एक सिनेरियो पे कोई एक सेंटेंस गिवन हो, उस सेंटेंस को पढ़ के या उस सेंटेंस को देख के हम कैसे बता देंगे कि वो पास्ट टेंस में है, वो प्रेजेंट टेंस में है या वो फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज, पास्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से हम बता पाएंगे कि कोई एक सेंटेंस पास्ट टेंस में है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब। अब मैंने ऑक्सिलियरी वर्ब का नाम क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब हम पास्ट टेंस की बात करें और ऑक्सिलियरी वर्ब की बात करें तो क्या क्या ऑक्सिलियरी वर्ब यूज होगा, जैसे कि was, जैसे कि were, जैसे कि had। तो जब आपको दिखता है किसी एक सेंटेंस में was, जैसे I was, they were, he had,
तो हमको ये क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का। सिमिलरली अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो कैसे ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, जैसे एम, इज, आर, हैज, हैव। तो कोई एक सेंटेंस जिसमें अगर एम, इज, आर हो, जैसे आई एम टीचिंग इन द क्लास, he is waiting for me, they are arriving today, he has completed his work, they have gone to the market। तो जैसे ही इनका यूज किसी एक सेंटेंस में होना स्टार्ट होता है तो ये कौन सा टेंस का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितने लोग पहले तो लाइव आए हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो आप लोग सीखेंगे। ठीक है, मैं मोबाइल खोला नहीं था, अभी खोलते हैं, रुकिए। ओके, ठीक। सिमिलरली जब फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा फिर, विल, शैल। ठीक, और क्या होता है, और क्या होता है, हैव। अब यहां पे एक पहला सवाल, यहां पे अगर आप देखें विल, शैल सबको पता है इट इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, बट व्हाट अबाउट हैज? व्हाई आर वी नॉट यूजिंग हैज इन फ्यूचर टेंस? व्हाई आर वी नॉट यूजिंग दैट? तो यहां पे पहला सवाल कि क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहां पे कोई आंसर दे पाएगा? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग हैज इन फ्यूचर टेंस, व्हाई? बिकॉज वी हैव यूज्ड हैज। चलो यहां पे एक चीज तो क्लियर है, हैज इज सिंगुलर, हैव इज प्लूरल। So similarly, if you know have is plural, then in future tense when we have a subject which is singular, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पे हमें has नहीं लगाने का है? तो यहाँ पे कोई एग्जाम आंसर दे पाएगा? What will be the reason? What will be the reason why we are not using has here? What do you think? What is the reason? Give me an answer for this. तो यहाँ पे जो चीज हमने डिस्कस किया था, वी रिमेंबर दिस पार्ट, मॉडल्स। नाउ व्हाट आर मॉडल्स? व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स आर दोज वर्ड्स दैट शोज नेसेसिटीज और पॉसिबिलिटीज। एग्जांपल मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, must. These are what? These are modals. And when we have modals, all right, abhi girte girte bache, so when we have modals like this, will, shall, modals will always carry simple present. Modals will always carry simple present, and that simple present will be in which form? In the plural form. तो मॉडल्स जब भी किसी सेंटेंस में रहता है, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये इसके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेके चलता है, इसीलिए वी यूज हैव, इसीलिए वी यूज हैव। दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू हैव sentences when they are using models like might, may, come, so how do we say? He might come. We don't say he might comes. But if we remove might, in that scenario it becomes he comes. So that means might is that modal, and after modal we always use simple present in plural form. All right, this is the answer for that. All right, so yahan pe now you know why we use have and not has, because in future tense when we have will and shall, which are modals, after modals we always use simple present plural form. So we are not going to use this one has. All right, next concept, what is the difference between will and shall? When to use will and when to use shall? तो यहाँ पे पहला जो डेफिनेशन कहता है, shall is used with first person, will is used with second and third person. So shall is used with first person, will is used with second and third person. So यहाँ पे और एक डेफिनेशन जो important है, shall we use for
uncertain scenarios where will be used for certain scenarios. So if I say I will meet you guys next week, तो confirmed है. But if I say I shall, तो मतलब sure नहीं है. I might not. ठीक है, तो यहाँ पे जब will होगा, it will be used for second and third person, people say, and shall for the first person. But I will go with more specific definition. Will be used for certain scenarios and shall will be used for uncertain scenarios. So shall will be used for uncertain scenarios. All right. तो यहाँ पे अभी we are discussing the basics only. All right. Next, what else we will require in this tense? The forms of verb, we know V1, V2, V3. Okay, normally we have V4, V5 and V6. But in tense, till V4 will be sufficient. Now what is V1? What is V1? V1 is simple present. V2 is simple past. V3 is past participle, and V4 is present participle, sorry. So V1 is simple present, V2 simple past, V3 past participle, V4 present participle. What about V5, which is also simple present? What about V6, which means infinitives? But we don't require these two, V5 and V6. What we will need here, we will need V1, V2, V3 and V4. तो हमको क्या चाहिए होगा? V1, V2, V3 and V4. Now what is V1? तो यहाँ पे V1 क्या होता है? So V1 is simple present. If you see, V5 is simple present, but the difference is V1 can be singular. V1 can be singular as well as plural. तो जो V1 form of verb है simple present में, ये singular भी हो सकता है और plural. जबकि V5 जो है ये always singular, ये हमेशा singular होगा. So V5 will always be singular, लेकिन V1 will be singular and plural. तो इसको use कहाँ करें फिर? हमें कहाँ चाहिए होगा V5? तो V5 we only use in some example sentences when we have to explain something. Like for an example, मैंने लिखा he sing well. तो ये sentence सही है क्या? He sing well. क्या ये सही है? नहीं. क्यों? होना क्या चाहिए था? He sings well. तो हमने क्या देखना है? Subject is singular. That means the verb must be singular. So I can explain directly by writing V5. And if in any explanation you find V5, that means what? That means that person or that thing is singular. But when I write V1, it can be singular, it can be plural, depending on the subject. Now if I use a subject which is singular, like suppose for an example he, she, it, तो singular ले लूँगा. लेकिन if I use a subject which is plural, जैसे they, we, तब उसमें plural ले लेंगे. ठीक है, तो याद रखने का है, the V1 form simple present, it will be singular as well as plural, whereas V5 will always be singular. अब यहाँ पे अगर explanation दें, एक example ले लें, तो for an example if I say go and goes, go and goes. अब बताइए go and goes में which one is singular and which one is plural? Go or goes में which one is singular, which one is plural? So now what do we know? We know when the verb is ending with s and es, जब भी verb end करेगा s या es से, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? That will be singular. तो he drives, she sings, he dances. Alright, जब भी s es होगा that will be singular. But ये क्या हो जाएगा? Plural. Okay, so just remember, कोई भी verb होगा, like for an example यहाँ पे देखें s है ना, तो कोई भी verb में s या es होगा
तो that will be always singular. Just remember this concept which is very important English में. बहुत सारे लोगों को confusion रहता है कि SES लगने से plural होता है. SES लगने से plural नहीं होता है. SES लगने से it will be always singular. Alright. अब simple past जो है go और goes का क्या हो जाएगा? Went. Past participle. How do you recognize past participle? How do you recognize a word is in past participle? Just look for the words ending with E, ED and EN. Just look for the words ending with E, ED and EN. So now if you see E, ED and EN, give me some words, like for an example, gone, done, eaten, cheated, tired. Now look at these words. It's ending with E, EN, ED or D, right? In this scenario, these are what? These are past participle form. Okay? So these are past participle form. So it will be what? Gone, isn't it? It is ending with E. That means it is what? It is past participle form. And what about present participle? What about present participle? Those words in V1 ing form like reading, writing, swimming, this will be in present participles. So don't get confused. There is one more scenario where V1 ing will be not present participle, that will be gerund. ठीक है, वो verb का part है, वो हम देखेंगे बाद में. But for now, I'm going with this part. तो going will be present participle form. ये क्या हो जाएगा? Goes. और infinitives कैसे दिखते हैं? 2 plus V1. तो example will be like to go. If I say to read, to sleep, these are V1 plus 2 plus V1. These are known as infinitives. These are known as infinitives. So in a sentence, जब भी आपको 2 plus V1 form में कुछ दिखेगा, those will be infinitives. All right, clear till here? सबको समझ में आ गया यहाँ पे? So this is the part that we will use in tense. इसलिए मैंने इसको revise किया. You must remember V1 is simple present, V2 is simple past, V3 is past participle, and V4 is present participle. You just have to remember till here. All right, clear? Okay. Next. Now next scenario, अगर आप देखें यहाँ पे, now we can move ahead. But before we go there, we also need the form. Like for an example, if I talk about past tense, if I talk about present tense, and if I talk about future tense, ठीक है? When you talk about past, present, future, तो यहाँ पे आप एक चीज देखें, these tenses are again divided into 4 subtypes. These tenses are again divided into 4 subtypes. Past tense will be like, हमारा इसको क्या कहते हैं? Simple. या फिर हम इसको और एक नाम से जानते हैं, that is known as indefinite. ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? Past continuous, past perfect, और क्या हो सकता है? Past perfect continuous. तो 4 tense. तो these again present will be divided into simple present or present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Similarly for future, simple future or future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. All right. But the scenario that we must understand कि why are we using or saying indefinite to all the simple tenses? क्यों हर simple tense को indefinite tense कहा जाता है? जैसे past indefinite, present indefinite, future indefinite. तो हर simple tense को ही हम क्यों indefinite tense कहते हैं? बाकियों को indefinite क्यों नहीं कहते? तो reason you must understand, because time is unclear here. क्योंकि यहाँ पे क्या unclear है? Time is unclear. Like for an example, अगर हम यहाँ पे एक sentence ले लें, जैसे he went to office.
he lives here, she will go to class. Now if you see, this is in past, this is in past tense, and how do you know past? Went. This is in future, V1, this is in future. Alright, so past, present and future. यहाँ पे हर तीनों सेंटेंस में, इन तीनों सेंटेंस में क्या चीज नहीं है, क्या चीज क्लियर नहीं है? What is not clear? Time is unclear. So because the time is unclear, these tenses are known as simple tenses. These sentences are known as simple tenses. That's why in all the simple tenses, we also call it or give it a name indefinite. So past indefinite, present indefinite, future indefinite. What are unclear? What is unclear? The time is unclear. All right, just remember this fact. The time is unclear there. Okay, got it? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं. Now, in tense, from examination point of view, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट होगा? टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होगा उसका फॉर्मूला. ठीक है, तो जो भी फॉर्मूले होंगे वो याद करना है हमको, पहला. दूसरा चीज उसके कंडीशंस. ठीक है, अब कंडीशंस बोले तो लाइक फॉर एन एग्जांपल, यू पीपल नो कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो सन राइजेस इन द ईस्ट कौन सा टेंस होता है? सन राइजेस इन द ईस्ट आपको पता है दैट इज फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ. तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है. ये हमें कौन बताता है? कंडीशंस. ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन भी सिंपल प्रेजेंट होता है. जैसे आई गो टू प्ले बास्केटबॉल एवरी डे. आई गो टू प्ले बास्केटबॉल एवरी डे. सो मैं हर रोज जा रहा हूं. दैट्स अ हैबिट. अब जब वो हैबिट है तो हमें कैसे पता चला हैबिचुअल एक्शन सिंपल प्रेजेंट? कंडीशन. तो यहाँ पे फर्स्ट you must identify a sentence in with the help of the formula like subject, V1 object, subject M is R, V1 ing plus object, and दूसरा will be condition. Condition, where to use this. ठीक है, so these are the two major parts. And besides this scenario, what we have to learn कि formula conditions important है. I'll tell you one more secret. And it says there are only 5 tenses. There are only 5 tenses out of 12. There are only 5 tenses out of 12 tenses जो important है examination point of view से किसी भी scenario पे. So majorly we use these 5 tenses. So what are these 5 tenses? The first is simple present. Second is present continuous. Okay. Next is simple past. Fourth is past continuous. And the last one is past perfect. तो आप सोचेंगे ये 5 ही क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी क्यों नहीं इंपॉर्टेंट? बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में अगर आप देखें मैक्सिमम कंडीशंस ये पांचों टेंस में से आते हैं. So maximum number of situations that we learn in English or use it in English will be from these 5. You'll majorly see. Like for an example, when you said universal truth, habitual actions, kahan pe? Simple present. Alright, so other scenarios like if, the scenarios of imagination or imaginary sentences belongs to simple past. Alright, so the majority of the spotting errors will be coming from these 5. तो ये पांचों आपको याद होने से almost 10 से 80% खत्म है. बाकियों के इन्हीं से related dependency आती है. Alright, so you have to remember these 5 tenses which are important. Besides that, you must know what will be important in tense. So first is formulae and second will be the conditions. ठीक है, so we will do slowly and steadily those part.
ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद द फॉर्मूले, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। यहां तक किसी को डाउट, एनीवन इज फेसिंग एनी डाउट टिल हियर? नहीं, ओके। नेक्स्ट, तो यहां पे द फर्स्ट है सिंपल present. And what will be the formula for simple present? It will be subject plus V1 plus object. But in place of V1 कुछ किताबों में लिखा होगा VS ES, ठीक है। So you will find both, either it will be written subject plus V1 plus object, or it will be written subject VS ES plus ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करें, इन दोनों का मतलब क्या है? वी नो V1 which can be singular as well as plural. We know VSES which means, अब इसको ऐसे देखो, हमने क्या कहा था, अगर वर्ब में S और ES हो that will be what? वर्ब में S और ES हो that will be what? That will be singular. तो अगर वर्ब में S ES होने से singular होगा, तो अगर आप देखें this V1, this V which means plural, and if you add S and ES that becomes singular. So that means the verb can be singular as well as plural. So instead of writing this part, some of the books will write V1 directly, which means the same. V1 का मतलब भी वही है, V1 भी singular plural, और इसलिए आप ये दोनों ही सही रहेगा. So both are correct. I've shown you the difference. But what you cannot write, you cannot write this part. You cannot write this part. तो subject V1 SES object ये नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि V1 जो V1 है, इसी का तो मतलब सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है। इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल, और SES मतलब सिंगुलर. तो अगर आप देखेंगे दो सिंगुलर, तो ये कुछ मीनिंग नहीं बनता. इसीलिए इधर इट विल बी रिटन डायरेक्टली V1 और इट विल बी रिटन VSES. यू वोंट सी V1 SES एनीवेयर इन इंग्लिश, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है. सो फर्स्ट द फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रेजेंट विल बी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट VSES प्लस ऑब्जेक्ट. इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है. ये याद कर लीजिएगा क्योंकि that will be very important. So just remember what will be the formula for simple present. It will be subject plus V1 plus object, or you can remember subject VSES plus object. But what you cannot use subject V1 SES. क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाएगा फिर. Clear? Okay. Next, what will be the formula for present continuous? What will be the formula for present continuous? Sorry, it will be subject, then you have am, is, are, and then you can write V1 plus ing, and then you will write object. Okay, remember and listen carefully. What did I say? What will be the formula for present continuous? It will be subject, am, is, are plus V1 ing plus object. Now, just a while ago मैंने क्या कहा था? V1 ing को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? V1 ing को मैं V4 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. और V4 क्या होता है? V4 हमारा क्या होता है? V4 is present participle. V4 is present participle. तो जब V4 is present participle और V1 ing को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ सकता है. There might be a question that might come here कि सर V1 plus ing जो है, V1 plus ing जो है, ये तो gerund भी होता है. V1 plus ing जो है, ये तो gerund भी हो सकता है. But what do we know about gerund? Gerund is a subject which act as a noun. तो बेसिकली ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है. बट प्रेजेंट पार्टिसिपल इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. सो इट विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव.
और ये जो है ये क्या हो जाएगा हमारा V1 ing. So V1 ing, if in case it is acting as gerund, that means it is acting as noun. So you might be having some questions. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. Alright, swimming is a good exercise. तो इस केस में जो स्विमिंग है वो किसकी तरह काम कर रहा है, क्योंकि स्विमिंग क्या है, V1 ing. पर इफ यू सी स्विमिंग जो है इस केस में स्विमिंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम बता रहे हैं स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है. तो जब हम बता रहे हैं दैट्स अ सब्जेक्ट, दैट मीन्स इट विल एक्ट एज व्हाट, जिरंड. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की तरह काम करने वाले V1 प्लस ing फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं. ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट की तरह काम करने वाले V1 प्लस ing फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं. जबकि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसकी तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव. तो इसके लिए एक एग्जांपल अगर दें, इट विल बी लाइक ही इज स्विमिंग इन द पूल. ही इज स्विमिंग इन द पूल. अब इसमें स्विमिंग जो है वो कौन कर रहा है, ही इज स्विमिंग. एंड इफ यू सी ही जो कि हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव अगर V1 ing फॉर्म में है, एडजेक्टिव V1 ing फॉर्म में है, दैट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्लियर है या कंफ्यूजन है? आर यू हैविंग सम क्लियरेंस और कंफ्यूजन? तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, what you have to remember, just remember first of all the formula. The formula says subject M is R V1 ing plus object. ठीक है, first. Next you have this scenario in mind. This V1 plus ing, is it a gerund or it is a present participle? Okay, very legit question. Is it a gerund or it is a present participle? So to clarify this part, you must know gerund act as noun, whereas present participle act as an adjective. तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे he is swimming जो हमने लिखा था, he is swimming in the pool. अब यहाँ पे he is swimming in the pool अगर देखें, अब आपको क्या डिसाइड करना है, ये जो स्विमिंग है क्या ये जिरंड की तरह काम कर रहा है या क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है. ठीक है, तो अगर ये जिरंड की तरह काम करता है तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो नाउन की तरह. और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहे हैं तो वो हमारे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें कि जब स्विमिंग करेंगे कौन करेगा, ही करेगा. और अगर ही स्विमिंग करेगा, ही क्या है इस केस में, ही इज द प्रोनाउन. पर ही प्रोनाउन तो है, पर वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट. और इस ही को मॉडिफाई कौन कर रहा है, स्विमिंग. तो अगर ही को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव. प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव. तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, एडजेक्टिव की तरह अगर कोई V1 ing काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो इन शॉर्ट याद रखने का है, टेंस में हमेशा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करेंगे. टेंस में हम हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करेंगे. अभी के लिए जिरंड का दिमाग से निकाल दो. ठीक है, जस्ट रिमेंबर जो V1 ing होता है V4 होता है, and that V4 is present participle. That V4 is present participle, and in tense we only use present participle. And in tense we use only present participle. इसका भी हम बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्यों. ऑलराइट, जब हम वर्ब करेंगे. यहाँ तक क्लियर है सबको?
सो टिल नाउ यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रेजेंट विच इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट विच कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज सब्जेक्ट प्लस VSES प्लस ऑब्जेक्ट. सेकेंड इज यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे सब्जेक्ट M is our V1 ing plus object which is the formula for present continuous. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें जो नेक्स्ट चीज है वो है present perfect. That is present perfect. और present perfect का फॉर्मूला होगा subject have has V3 object. Subject have has V3 object. Example you want to take, जैसे subject ले लेते they which is plural, तो क्या आएगा? have. ठीक है, have तो नहीं आएगा क्योंकि subject plural है. have आ गया, V3 चाहिए. And how do you recognize V3? Words ending with E, ED, NEN. So they have completed. ठीक है, they have completed their work. They have completed their work. तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, because the subject is plural, the verb we have chosen is plural, and because the subject is plural, the pronoun must be also plural. Alright, so ये formula. तो now only just focus on the formulae. हमको फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट हैव हैज V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इफ आई हैव दिस माइंड, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो, इफ यू हैव दिस इन माइंड कि हैज का एक एग्जांपल दीजिए, तो टेक एन एग्जांपल फॉर हैज आल्सो. टेक एन एग्जांपल फॉर हैज आल्सो, ले लेते हैं उसका भी. जैसे फॉर एन एग्जांपल, शी हैज वॉच्ड RRR 3 times. Okay, she has watched RRR 3 times. तो अगर आप देखें she subject which is singular, तो verb which is singular, and we have V3 because ED. Okay, तो remember this part अभी तक यहाँ पे जो हमने किया है. ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है. तो हमने अभी तक 3 फॉर्मूले लिख लिया है. पहला subject plus V1 plus object, this is the formula for simple present. Next is subject M is our V1 ing plus object for present continuous. This is for present perfect. The formula subject have has V3 plus object. How do you recognize V3? Words ending with E, ED, and EN. Okay. Next is present perfect continuous. Present perfect continuous. Formula subject have has plus been plus V1 ing plus time clause and plus object. So formula for present perfect continuous is subject have has been V1 ing plus time clause plus object. ठीक है, अब यहाँ पे अगर टाइम क्लॉज की अगर बात करें, यू माइट हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम क्लॉज? सो टाइम क्लॉज क्या होता है? तो बेसिकली याद रखना, टाइम क्लॉज विल बी सिंस और फॉर. सिंस और फॉर, जिसमें सिंस जो है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या बोला मैंने? सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे फॉर एन एग्जांपल, सिंस 1901, तो सिंस 1901 पॉइंट ऑफ टाइम है. सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है. ठीक है, तो ये जो सिंस है, जैसे सिंस यस्टरडे. ठीक है, सो दीज आर ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट. लेकिन फॉर जो है वो क्या होता है? ड्यूरेशन. जैसे फॉर एन एग्जांपल, फॉर 100 years, फॉर लास्ट 2 days,
तो याद रखना है सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो सिंस विल बी पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर विल बी पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सब्जेक्ट हैव हैज बीन V1 ing टाइम क्लॉज और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पे सबको? ऑल क्लियर यहाँ पे? ऑलराइट, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले फॉर पास्ट लिखेंगे, बट आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार इसको रिकैप करें टिल द टाइम व्हाट यू हैव स्टडीड। तो पहला फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रेजेंट किया था, जिसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाज फॉर present continuous. Next was for present continuous. The formula was subject M is R V1 ing plus object. Next जो हमने किया formula for present perfect and it was subject have has plus V3 plus object. Next is for present perfect continuous. Formula will be subject have has plus been plus V1 ing plus time clause and plus object. So ये फॉर्मूले आपको याद होने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले आपको याद होने पड़ेंगे। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, subject M is R V1 ing plus object, subject has have V3 plus object, and subject has have plus been plus V1 ing plus time clause plus object. time clause में क्या आएगा? since और for, और since का मतलब क्या होता है? point of time. for का मतलब क्या होता है? period of time. I hope it is clear till here. सबको समझ में आ चुका है यहाँ पे? Now can you just give me the formula for simple past? क्या आप मुझे simple past का फॉर्मूला बता सकते हैं? कौन कौन बता सकते हैं? Just type in the comment box. एक बार बताइए तो simple past का फॉर्मूला क्या रहेगा? simple past का फॉर्मूला क्या रहेगा? simple past formula will be what? जल्दी से बताएं। चलो इसको एक काम करते हैं, अच्छे से इसको एक ही बार में past और future का लिख लेते हैं। इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे अगर हम लिखें सिंपल पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर्मूला बताएंगे प्लीज। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? सिंपल पास्ट का होगा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बढ़िया। चलो अविनाश, वेरी गुड। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा फॉर्मूला? पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट was were V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट had V3 ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? सब्जेक्ट had been V1 ing प्लस टाइम क्लॉज प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला, ठीक है। पास्ट के चारों फॉर्मूले आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने उसका दिखा दिया था प्रेजेंट का, तो पास्ट का दिखा दिया। लेट्स राइट इट डाउन फॉर फ्यूचर ऑल्सो।
ऑलराइट, तो लेट्स राइट इट डाउन फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट विल बी फॉर फ्यूचर continuous, next will be for future perfect, and the last will be for future perfect continuous, all right। अब यहाँ पे सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, शैल विल, फिर क्या आएगा, V1 और ऑब्जेक्ट। अब हर फ्यूचर टेंस में कांस्टेंट टर्म्स क्या रहेंगे, शैल विल, तो सब्जेक्ट शैल विल, लेकिन यहां पे याद रखना बी, ये बिल्कुल नहीं भूलना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए कैसे बोलते हैं, आई विल बी गोइंग, शी विल बी डांसिंग, ही विल बी वेटिंग, तो बी लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल क्यों लगेगा, विल शैल तो लगेगा ही, और हैव क्यों लगेगा, बिकॉज मॉडल्स के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट लगता है। और लास्ट होगा सब्जेक्ट shall will have been V1 ing प्लस टाइम क्लॉज एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे फॉर्मूला है हमारा फ्यूचर का, ये हमारा फॉर्मूला है फ्यूचर का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया फॉर्मूले आज, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट है क्या आपको, यहाँ तक कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, बेसिक्स है। अभी तक हमने जो बेसिक्स किया है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कंडीशंस करेंगे। तो अभी तक यहाँ तक समझ में आना चाहिए हमने क्या डिस्कस किया। एक बार स्लाइड्स को देखें तो हमने क्या देखा, सबसे पहले टेंस क्यों यूज करते हैं, ठीक है। टेंस क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें टाइम और वर्क पता चले, कोई एक काम किस समय हो रहा है वो बताने के लिए, ठीक है। इसके बाद टेंस को 3 टाइप में डिवाइड किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट में क्या होगा, वाज, वेयर, प्रेजेंट में क्या होगा, एम, इज, आर, फ्यूचर में क्या होगा, विल, शैल, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब V1, V2, V3, V4, जिसमें V1 इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई V1 ing से करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई EED से करेंगे। वर्ब में जब SES होगा तो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, ये हमारे तीनों टेंस डिवाइड होते हैं, लेकिन सिंपल टेंस को इनडेफिनिट क्यों कहते हैं, बिकॉज उसमें क्या अनक्लियर होगा, टाइम अनक्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हमने कहा था टेंस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी, फॉर्मूला और उसके कंडीशंस, और ये 5 टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला देखा था सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस VSES ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये हमने देखा था जिरंड, और हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था फॉर्मूले, अगेन वही है, फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट, फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों फॉर्मूले हमारे प्रेजेंट टेंस के, ये चारों हमारे पास्ट टेंस के, और ये चारों हमारे फ्यूचर टेंस का। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट कुछ भी नहीं है, नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंडीशंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू। सो होप आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है। हम इसके बारे में अच्छे से और प्रिपरेशन करें, क्योंकि इस साल मुझे जॉब चाहिए सब लोगों का, ठीक है। तो अब आप देखिए, कोशिश कीजिए कि ग्रामर कितना समझ पाएं, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। ऑलराइट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू सो मच।